बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट का जवाब और अफ़गान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम कि पाकिस्तान तालिबान की मुआवनत कर रहा है और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल क्या बनने जा रही है, क्योंकि भारत की भी शरंगेज़ियाँ जारी हैं। तो अमरीका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तो क्या मुस्तकबिल में हो सकता है और पाकिस्तान को किस तरीके से तैयारी करनी होगी कि वो इन तमाम मामलात को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करे, क्योंकि हमें अपने भी इंटरनली बहुत से मसाइल का सामना है और इन बैरूनी मसाइल से लड़ने के लिए हमें क्या पॉलिसीज मुरतब करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम इस सब बात करेंगे और इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को खत लिखा हुआ है कि आपकी बहुत सी तरमीम जो हैं और बहुत सी जो शिकें हैं वो आइन और कानून की शिकों के साथ मुतसादिम हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ता है। बिल आखिर APC भी बुलाई जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और दीगर जमातों ने भी APC में जाने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हम इत्तेहाद करेंगे शहबाज शरीफ साहब के इस मिशन पर। और साथ ही साथ सिराजुल हक साहब भी बड़े खुलडुल के सामने आए हैं और उन्होंने भी जो है इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि बजट अभी पास नहीं हुआ और हुकूमत जो है वो यू टर्न पे यू टर्न लेने चली जा रही है और ले भी रही है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कदगन लगाया जा रहा है उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन को भी हैं और सियासी जमातों को भी हैं। तो क्या सूरत हाल बनने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और क्यों है आइन के साथ मुतसादिम और क्यों हुकूमत को हर मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, ताकि कहाँ जाती है फिर इदारों की मजबूती और कहाँ जाती है इलेक्शन कमीशन की मजबूती और कहाँ होता है पार्लियामान के तकद्दुस का ख्याल। तो तमाम चीज़ें अगर अदलिया में चली जाएंगी तो ये अदारे और पार्लियामान काफ़ी पीछे रह जाएंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। और मैशियत के हवाले से खबर यह है कि IMF के साथ पाकिस्तान और की जो इख्तलाफात चल रहे हैं इस्लाहात के मुतल्लिक, वो अभी तक डेड लॉक का शिकार हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो छठा दौर हुआ वो भी डेड लॉक का शिकार रहा और अभी भी मुस्तकिल तौर पर डेड लॉक का शिकार हैं। वजीर ख़जाना कहते हैं कि जो है हम अहदाफ पूरे कर लेंगे। तो किस तरह से वो अहदाफ पूरे किए जाएंगे, क्योंकि मैशत जो है वो तो दगरगूं है ही है, लेकिन अवाम की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। इदारे शुमारियात की आए रोज़ जो रिपोर्ट हैं वो बता रही हैं, कभी वो बताती हैं कि 21 अशिया ज़रूरिया जो हैं वो 7 दिनों में महंगी हो गई बजट अनाउंसमेंट के बाद, और फिर वो बताती हैं कि 1200 अरब मालियत की जो हमने चीज़ें हैं वो बाहर मुल्क से मंगा ली। और फिर वो ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि अहदाफ मुकम्मल होंगे, अगस्त तक जो है मामलात सेट हो जाएंगे और साथ ही साथ IMF के साथ जो डेड लॉक है ये बरकरार है, ये ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे। सिंध और विफाक में ठनी हुई है, क्योंकि वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने सिंध सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है और साथ ही साथ कह दिया कि वज़ीर आला सिंध जो है वो मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि वज़ीर आला सिंध जो है और जो सिंध हुकूमत है वो पाकिस्तान का पैसा लूट रही है। विफाक जो उन्हें पैसा देता है वो दुबई और बैरून मुल्क में लग जाता है, सिंध सरकार के ऊपर नहीं लगता। जबकि सिंध सरकार की तरफ से जवाब यह आया कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो इंसान दोस्त हैं, सिंध की आवाम का दर्द रखते हैं, बल्कि वफाक को वो बारहा खतूत लिख चुके हैं कि सिंध की हालत ज़ार के मुतल्लिक, कराची की हालत ज़ार के मुतल्लिक, लेकिन वफाक जो है इस तरफ तवज्जो नहीं देता। तो ये तमाम बातें हैं जिनके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है और कोरोना सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी को बहुत अच्छा करके बताया गया और है, लेकिन वैक्सीन कैसे ख़त्म हो गई ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन अब कहा जा रहा है हसन उमर साहब की जानिब से कि वैक्सीन पाकिस्तान में आ चुकी है और वैक्सीनेशन का अमल दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और तज्ज़िया निगार हैं। वकास साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करेंगे, पाकिस्तान की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया गया है अमेरिका को और अफगानिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान की मुआवनत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी में वाज़े तौर पर यह बता दिया गया है कि हम किसी भी किस्म की ना तालिबान की मुआवनत करेंगे ना ही अफगान हुकूमत के साथ मतलब मुआवनत करेंगे, बल्कि गैर जानिबदाराना होकर न्यूट्रल होकर काम करेंगे और अपनी पॉलिसी को मुरतब करेंगे। तो अगर पाकिस्तान जो है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है तो तालिबान की मुआवनत कैसे कर सकता है? देखिए जी, ऐसा आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, चूंकि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि इससे पहले भी जितनी प्रीवियस गवर्नमेंट्स आई थी उसमें जब अपोजिशन थी तो अपोजिशन हमेशा से गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाती थी कि आप
अमेरिका के साथ खड़े हैं और तालिबान के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो आज का मौकफ है जो पीटीआई की गवर्नमेंट का, स्पेशली इमरान खान ने जो इस हवाले से अपना प्रोस्पेक्टिव नैरेटिव बिल्ड किया, दैट इज द नीड ऑफ आर। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अमन का दायरा है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू ऑनवर्ड, पाकिस्तान की क्रिएशन से लेकर आज तक पाकिस्तान हमेशा से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करता रहा है। और आज का जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसके अंदर गुज़िश्ता जितनी भी गवर्नमेंट थी, जितने भी अदवार थे, उससे ज्यादा मजबूती है, वो स्ट्रेंथन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान को इसी तरह अपने कदमों पे खड़ा होना चाहिए। एट द सेम टाइम जितने भी ममालिक हैं जो ये चाहते हैं, ये ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान की जमीन जो है वो उनके लिए किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो, तो पाकिस्तान को किसी भी ऐसी तहरीककारी का, किसी भी ऐसी जंग का या किसी भी ऐसी बैटल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नैरेटिव, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोस्पेक्टिव जो कि इमरान खान ने कहा है। और जो डू मोर की बातें करने वाले या पाकिस्तान से हमेशा ज्यादा से ज्यादा डिमांड्स रखने वाले, उनके सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का नैरेटिव दैट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। और ये बड़ी एक खुशाइंद बात है। सही नहीं बैरिस्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बात तो बहुत ज्यादा खुशाइंद है, लेकिन क्या अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट के जवाब को आसानी से हजम कर लेगा? देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान की मजबूरियां भी समझनी चाहिए। जब हम किसी मुल्क के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वैसे तो कभी भी हम देखते हैं कि इंटरनेशनली जब भी मौशी तौर पर एक बहुत ज्यादा मजबूत मुल्क किसी अंडर डेवलप्ड नेशन के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करता है, तो उसमें जो बहुत ज्यादा मजबूत या डेवलप्ड नेशन है उसके मफादात ज्यादा जुड़े होते हैं एज कम्पेयर टू जो अंडर डेवलप्ड नेशन है। तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मफादात जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, वो कनेक्टेड हैं। लिहाजा अमेरिका को भी पाकिस्तान की मजबूरियां समझनी चाहिए कि पाकिस्तान ने 20 से 25 साल वॉर एंड टेरर की सिचुएशन में गुजारी है। वजीरिस्तान में हमने ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद ज़र्ब आज़म था और दीगर रद्दुल फसाद जितने ऑपरेशन थे, दैट वाज फॉस्ट अगेंस्ट टेररिज्म पाकिस्तान। और वो टेररिज्म पाकिस्तान की कोई अपने एक्ट्स की वजह से लाई हुई नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के कहने पे रशिया के खिलाफ और सोवियत यूनियन के खिलाफ जो एक जंग लड़ी थी जिसे जहादिल साहब का नाम दिया गया, वो तमाम की तमाम समरकारियां या जालाबारियां उसका नतीजा थी। लिहाजा अमेरिका को ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान अगर मजीद किसी जंग में इनका साथ देता है या तहरीककारी में इस अमल का हिस्सा बनता है, तो अल्टीमेटली इससे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल भी डिस्पर्ज होगी, पाकिस्तान में टेररिज्म की एक नई फिजा जो है वो उठेगी। और जिस तरह माजी में हमने खुदकश बमबार देखे, खुदकश धमाके देखे, वो फिर से हमें एक जो है सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इमरान खान का जो मौकफ है उसको अमेरिका को भी किसी न किसी सूरत हजम करने की जरूरत है, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज हैं और उसको उसकी पॉलिसीज के मुताबिक ही चलना चाहिए। लेकिन बैरिस्टर साहब, इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत भी है और पूरी सूरत हाल अगर देखी जाए तो वहाँ से फ़ौज का इनखला कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हालात वहाँ पर अफ़गानिस्तान में देखे जा रहे हैं कि दोबारा से तालिबान के हमले हो रहे हैं। इसी बुनियाद के ऊपर अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान जो है तालिबान की मुआवनत कर रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? और अमेरिका भी बार बार कहता है कि मैं वापस भी आ सकता हूँ। देखिए, ये जो पाकिस्तान के ऊपर एक एलिगेशन इम्पोज किया जाता है, इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी। इनका रियलिटी के साथ तो किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान ने तो हमेशा अपनी जितनी भी इंटरनल या जितनी भी एक्सटीरियर पॉलिसीज बनाई हैं उसमें जो भी टेरर है, एग्रेशन है, फोर्स है, उसके अलावा पाकिस्तान का बड़ा क्रिस्टल क्लियर मौकफ रहा है कि हम किसी भी फोर्स को, जारजियत को या एग्रेशन को ना पसंद करते हैं, ना इसके हामियों नासिर हैं, बल्कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो पाकिस्तान कैसे तालिबान का साथ दे सकता है, ये तो दुनिया को समझने की जरूरत है। और पाकिस्तान के किस अमल से या किस एक्ट से या हमारी रियासत के किस काम से जो ये एक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होता है कि पाकिस्तान तालिबान का हामी है। लिहाजा ये इस तरह के जितने भी नोशन है या स्टिग्मा पाकिस्तान के साथ अटैच किए जाते हैं, दैट नीड्स टू बी डिस्पेल्ड। और वक्त देखेगा और पाकिस्तान जितनी भी दुनिया की महज़ब अक़वाम है वो देखेंगी कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मुआशी तौर पे भी मजबूत होगा और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का जो इनका नैरेटिव है और प्रोस्पेक्टिव है पूरी दुनिया में प्रवेल करेगा। वो दुनिया ने कुलभूषण यादव जैसे मामले में भी देखा, अभिनंदन जैसे मामले में भी देखा, और इसके अलावा जितने भी दीगर मामला थे जो फॉरेनर से रिलेटेड थे,
उसमें पाकिस्तान ने हमेशा अमन को प्रिवेल किया और एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने लीगल बैटल लड़ी। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के पास जारजियत का और अपने मौकफ को जोर और जबरदस्ती से इंपोज करने का भी वक्त था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा लीगल बैटल लड़ी है and that is the interest of the peace of the world as well। सही, अमन के लिए तो हमने बैरिस्टर साहब जैसे कि आपने कहा, हाँ, अमन के लिए तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इस वक्त डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्योंकि एक तरफ भारत की साजिशें भी हैं और भारत बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख रखता है, और दूसरा हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात भी ख़राब नहीं करने, क्योंकि बहुत शद्दोमद के बाद जो है हमारे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ भी आए हैं और अमेरिका का झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ हमें कुछ हद तक नज़र आ रहा है। एहसन साहब देखें, जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है या उनका इंटरव्यू है, उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान फर्दर अमेरिका के साथ नहीं चलेगा या अपने दोस्ताना ताल्लुकात को मुनक़ता कर देगा। वो एक एंकर की तरफ से एक सवाल था जिसका जवाब मैं ये समझता हूँ बड़ा मकबूल था, बड़ा अप्रोप्रिएट था। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मैसेज ऑफ पाकिस्तान, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, तो वो जवाब यही बनता था। अगर उस जवाब पे इमरान खान साहब घुटने टेक देते या भीगी बिल्ली बन जाते तो फिर तो इंटरनेशनल मीडिया पे भी और पाकिस्तानी मीडिया पे भी बहुत ज्यादा जगहंसाई का सामना करना पड़ता। लिहाजा इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब कोई वॉर एंड टेरर की सिचुएशन जो है वो इम्पोज कर दे अमेरिका के खिलाफ, या अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाए या किसी भी ऐसे मुल्क के खिलाफ जो वॉर एंड टेरर का हिस्सा रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान फर्दर किसी जंग का, किसी बैटल का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और दूसरी जितनी भी स्टेट्स हैं जो कि वॉर एंड टेरर की सिचुएशन में है या किसी हिस्से के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ जंग मुसल्लत करना चाहती हैं, लड़ना चाहती हैं या अपनी फौजें वहां से निकालना चाहती हैं, उनको हेल्पिंग हैंड्स के साथ या गिविंग हैंड्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एग्रेशन की पॉलिसी या जोर जबरदस्त की पॉलिसी वो अपनाने का वक्त गुजर गया है। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम और फिर कोल्ड वार के बाद दुनिया ये समझ चुकी है कि अगर कोई पॉलिसी प्रवेल करेगी तो वो मुआशी मजबूती की पॉलिसी है, वो अमन की पॉलिसी है, वो प्रॉस्पेरिटी की पॉलिसी है, और मौजूदा दौर कभी भी इस तरह की पॉलिसी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सही, यानी कि मौजूदा दौर को और जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और तरक्की पजीर ममालिक हैं, सबको अमन की बात करनी चाहिए, और बिलखसूस इसकी जिम्मेदारी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक और सुपर पावर्स के ऊपर आती है कि वो अमन की बात करें, पीस की बात करें, और अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको थोड़ा सा कम करके तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से भी देखें। थोड़ा सा मुल्की हालात के ऊपर भी बात करते हैं। वक़ास साहब, इलेक्शन इस्लाहात होने जा रही हैं और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें भी की गई कि इलेक्शन इस्लाहात, इलेक्शन जो आने वाले 2023 के इलेक्शन होंगे वो बड़े ही मौसर बनाने हैं हुकूमत ने, और इस हवाले से तरमीम भी की गई और बहुत सी बातें की गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम जो उसमें से बहुत ज़्यादा तजावीज़ थी और बहुत ज़्यादा जो शिकें थी वो ये कहकर वापस लौटा दी कि ये कानून और आइन के साथ मुतसादिम हैं। तो कहाँ पे कानूनी कमज़ोरी है? देखिए जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्राइमरी लाइबिलिटी है आर्टिकल 218, 219 और 222 के तहत के वो फ्रीली, फेयरली और जस्टली इलेक्शन के इनकाद के लिए वो तमाम मेजर्स को इंश्योर करें कि जिससे ट्रांसपेरेंसी प्रिवेल करे मुल्क के अंदर। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती रही है पाकिस्तान के 72-73 साल दौर को उठाकर देखकर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई उनके अंदर जितने भी इंतखाबात हुए, जब भी इंतखाबात हुए तो अपोजिशन ने ये शोर गोगा या बवेला जरूर मचाया कि ये इंतखाबात जो है ये धांधली का समर है, ये इंतखाबात में धांधली की गई है। लिहाजा एक पेटेंट, एक अथेंटिकेट सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है, और ये अपोजिशन भी मानती है और ये ट्रेजरी बेंचेस वाले भी मानते हैं। लिहाजा अगर आप देखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जो 126 दिन का तवील तरीन धरना दिया गया था वो किस चीज का शाफसाना था? वो इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स की बात करता था जिस पर जुडिशियल कमीशन बना था, और उस जुडिशियल कमीशन ने 49 से 50 जो पॉइंट्स दिए गए थे कि ये पॉइंट्स पे आप लेजिस्लेशन करें, इसको अमेंड करें, तो इससे हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन उस वक्त ना नून लीग ने इस पे कोई नजरसानी की और ना ही पीटीआई ने अपने इब्तदाई दौर के अंदर इस पे कोई नजरसानी की। लिहाजा अगर पीटीआई अब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को रिवाइज करने जा रही है और इसके अंदर अमेंडमेंट्स करना चाहती हैं, या जो हमारा इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट 2017 के
अंदर कुछ इस्लाहात लाना चाहती है, तो मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन को इनके साथ मिल बैठने की जरूरत है। नहीं, अपोजिशन को तो मिल बैठने की जरूरत है वकास साहब, अपोजिशन को मिल बैठने की जरूरत है, लेकिन तब्दीली लाने के लिए पार्लियामान का होना बहुत जरूरी है। पार्लियामान के अंदर तब्दीली आएगी तो तभी जाकर जो है जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो हो सकेंगी। अगर पार्लियामान में तब्दीली नहीं लाई जा रही, जिसका कि फिर तो इस तरह जितनी भी आप रिफॉर्म्स लेते हैं तो अपोजिशन कहती है कि ये वन मैन एजेंडा है और इसको इन्होंने पेश कर दिया है और फिर इलेक्शन कमीशन भी अपनी जानिब बचा है। देखिए, ये गलत बात कर रहे हैं वो इसलिए कि अक्टूबर 2020 को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आईनी इस्लाहात और इलेक्शन इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील दी गई और 2020 अक्टूबर में जब ये कमेटी तश्कील दी गई तो इसका पर्पज ये था कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के अंदर जो हामियां हैं, जो कजियां हैं, जो नकायस हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। उस वक्त अपोजिशन ने बगैर किसी बहस व तमीज वहां से उठना पसंद किया और कोई वहां पे बात नहीं की, वहां पे कोई अपनी राय नहीं दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपोजिशन की तरफ देख रहा था, ये क्या मामला है, हमें यहाँ पे बुलाया गया है। तो लिहाजा जब आप किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप अपनी कोई राय नहीं देंगे, अपने तहफ्फुजात नहीं जाहिर करेंगे, तो मौजूदा गवर्नमेंट के आपका इंतजार करती रहेगी। लिहाजा गवर्नमेंट के पास सादा अक्सरियत मौजूद है, उन्होंने जो भी एक्ट के अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात की है और जो प्रपोज की है, इस पे जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहफ्फुजात है, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 49 इस वक्त जो है वो तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई हैं, जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 28 पे इतराज है और 13 जो है वो बड़ी कैपिटल पार्टिनल किस्म की हैं, जिन पे बड़ा एक हाई लेवल पे जाके इतराज किया गया है कि हमारा जो सिस्टम है वो नादरा के साथ क्यों इंटरलिंक किया जा रहा है। इस पे इलेक्शन कमीशन जो फ्रीली फेयरली और जस्टली इलेक्शन की बात करता है, जो आयन के आर्टिकल 218 222 में लिखा गया है, उस पे इम्पैक्ट आएगा। मैं ये बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को मुतारिफ करवाया गया है, विच इज वेरी मच एफिशिएंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ सिस्टम। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर इस सिस्टम को लाने की बातें की जा रही हैं तो अल्टीमेटली इसको एक्सपेरिमेंट तो करें, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो हमारे बाई इलेक्शंस हैं। जिस तरह 249 कराची के अंदर आपने देखा कि तरीक का सबसे शॉर्ट जो टर्न आउट था, लेकिन आप रात को अगर 3 बजे वहां पर रिजल्ट देंगे तो इलेक्शन कमीशन की जो अपनी कारकर्दगी है, क्या उस पर अवाम सवाल नहीं उठाएंगी? अगर डस्का के इलेक्शन के अंदर धुंध की बात की जाएगी और वहां पे भी आपके जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो नतीजा तहीर से देंगे, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस, क्या आपकी कारकर्दगी में उंगलियां नहीं उठाई जाएंगी? और अगर हुकूमत ये काम करता है तो आप उसके अलावा दरखास्त से लेकर आ जाते हैं, एप्लीकेशन लेकर आ जाते हैं। यहाँ पे मिल बैठने की जरूरत है। इंतखाबात को साफ, शफाफ, फ्रीली और फेयरली करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, अपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी सोचने की जरूरत है। और एक दूसरी चीज जो आपने बात की कि जो भी मामला होता है आप उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ले जाते हैं। ये इस पे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ना, अगर देखें डस्का के इलेक्शन हो तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और इससे पहले भी अगर सेनेट इंतखाबात भी हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही उसके फैसले होते रहे। तो इदारों की मजबूती कहां जाती है फिर, और पार्लियामान कहां होता है? एहसन साहब, इसका मतलब यह है कि हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर बहुत सारी हामियां हैं। अगर हामियां ना हो तो फिर ना हमारी अपोजिशन ना ही हुकूमत वक्त जो है इस पे उंगलियां उठाए। डस्का के इंतखाबात हो, 249 कराची का इंतखाब हो, इन तमाम इंतखाबात के अंदर इलेक्शन कमीशन की पार्शलिटी पे, इनकी कारकर्दगी पे उंगलियां उठाई गई हैं। और अब वक्त ये है कि हमारे जितना भी इलेक्टोरल प्रोसेस है इसमें रिफॉर्म्स की लाई जाएं, और रिफॉर्म जो है वो इंतहाई नागुज़ीर है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त, ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर जितनी भी डेवलप्ड नेशन है, बल्कि हमारा हमसाया मुल्क अगर भारत की बात की जाए तो वहां पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है वो मुतारिफ करवाया गया है। लिहाजा आप तब तक किसी सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। आप आरटीएस के सिस्टम की हामियों की बात करते हैं, आप उसको दुरुस्त करें, अपने इंतखाबात का सिलसिला जो है वो ऑनलाइन करें, वो उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के थ्रू प्रिवेल करें, तो हमारा सिस्टम बेहतर हो सकता है। आप किसी भी इशू को सुप्रीम कोर्ट में जब ले जाते हैं, जो आपने बात की स्पेसिफिकली, तो उस पे अल्टीमेटली जो है आप जब किसी भी सिस्टम को इसमें ले जाते हैं तो उससे अल्टीमेटली जो प्रोसेस है वो डिस्पर्ज होता है। और आइन के अंदर, आइन पाकिस्तान जो ट्रिकोमेटी ऑफ पावर्स की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है,
कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, फिर उसके बाद अदलिया है, फिर उसके बाद एग्जेक्टिव है। लिहाजा अगर ये एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर, इंटरवीन और इंटरपोज करेंगे तो ये स्टेट के इंस्टीट्यूशन की स्मूथ रनिंग पे अफेक्ट करेगा। आप कोई पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम अदारा नहीं है, बल्कि हमारी जो पार्लियामेंट है दैट इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। और जो हमारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, आइन के आर्टिकल 239 में ये तक लिखा गया है कि पार्लियामेंट्री जितनी भी अमेंडमेंट्स होंगी वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं की जाती, लेकिन फिर भी इसे आर्टिकल 184(3) के तहत मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में लाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जुडिस्डिक्शन एक्सरसाइज करवाने की कोशिश की जाती है। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस हैं, बोथ आर इलेक्टेड बाय द मैसेज ऑफ पाकिस्तान। उनका ये इस्तेकाक है, उनकी अथॉरिटी है कि वो पाकिस्तान के मैसेज के लिए लेजिस्लेशन करें। अगर उस लेजिस्लेशन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतराज है या अपोजिशन को इतराज है, दैट मस्ट बी मेड विद इन द लिमिट्स ऑफ पार्लियामेंट। सही, कोर्ट्स के अंदर ना जाएं। सही, वो कोर्ट्स के अंदर तो जाना भी नहीं चाहिए, बार बार जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इदारों की मजबूती भी मतलूब है और पार्लियामान की मजबूती भी मतलूब है। मैं बैरिस्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि मौजूदा हुकूमत जो है, जिसे आप भी कह रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा जोर भी दे रही है, क्या जो मौजूदा हुकूमत ने रोड मैप दिया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, वो इससे आप मुतमईन हैं कि यानी इसके ऊपर हम बहुत जल्दी से अमल कर पाएंगे? देखिए जी, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर इसकी मॉक एक्सरसाइज कर ली जाए, और मॉक एक्सरसाइज करने के लिए फिर से पीपीए 36 का इलेक्शन, जो सियालकोट की एक एमपीए की सीट यहाँ पे उनकी फतीदगी के बाद हाली हुई है, तो वहां पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जब अगर वो इलेक्शन जो फेयरली फ्रीली हो जाता है, तो ना सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएनएस, हमारे सेनेटर्स जो हैं उस पर सेटिस्फेक्शन का इजहार कर सकते हैं, बल्कि एट द सेम टाइम अवाम को भी एक इम्पैक्ट जा सकता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो हमेशा इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर रिफॉर्म्स की बातें करती रही थी और 126 दिन इन्होंने सड़कों पे गुजारे, धरने दिए, इस अवाम का वक्त भी जाया किया, वो वक्त जाया नहीं हुआ, बल्कि उसका ये समर है कि पाकिस्तान की 73 साल तरीक के अंदर जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर रिफॉर्म्स नहीं की गई थी वो कर दी गई हैं। सही, इलेक्शन रिफॉर्म्स होने जा रही हैं और देखना यह है कि बेहतर नतायज इनके आए। अभी यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं। वकास साहब, नाज़रीन वापस आते हैं तो वापस आकर बात करेंगे मैशियत के हवाले से, क्योंकि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो डेडलॉक का शिकार हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले बात हो रही थी इलेक्शन इस्लाहात के मुतल्लिक, तो अपोजिशन और हुकूमत का एका होना ज़रूरी है। तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आने की ज़रूरत है और इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं, इसके लिए हुकूमत को भी मौसर पॉलिसियों की ज़रूरत है, ताकि अभी तक तो ये पार्लियामान तक की बात है, लेकिन आवाम को किस तरीके से इसके अंदर एंगेज करना है, ये एक अहम और बुनियादी सवाल है। वकास अब्रेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अब्रेज़ साहब, आप मैशियत के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कहा गया कि IMF के साथ जो हैं शराइत बड़ी सख्त किस्म की रखी गई वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से, और अब जो हैं हम उन पे इस्लाहात चाहते हैं और उन्हें बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो है IMF और पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेडलॉक बरकरार है उन इस्लाहात के ऊपर, तो वो कैसे पूरा होगा? देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। दिस इज वेरी वेरी ड्रेडफुल के उनकी आप शराइत जब नहीं मानेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो लोन है और उसकी जो इंस्टॉलमेंटीज हैं, स्पेशली जो उसकी ट्रेंचेस के अंदर इंस्टॉलमेंट दी गई हैं, उस पर ये सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी। और इसमें जब तक आप फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे, अगर आप उनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे, तो जो IMF की शराइत हैं, जो उनकी स्टिपुलेशन है, वो हमारे आम आदमी जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उसकी रोटी कपड़ा मकान के ऊपर ये सारी चीजें जो है वो मनफी असरात मुरतब करेंगी। क्योंकि जब आप उनकी शराइत को या उनकी स्टिपुलेशन को या कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तो उसमें तो फिर ये भी है कि आप बिजली के नर्स जो है वो डबल कर दें, उसमें तो फिर ये भी है कि आप अपने मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतें और ऑयल क्रशिंग की कीमतें वो बढ़ा दें। वो अभी बढ़ेंगी बैरिस्टर साहब, वो अभी बढ़ेंगी, वो बढ़ेंगी। चूंकि कल की जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक जिसाफी ने जब इनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बिजली के जो नर्स थे हमें ये तजवीज दी गई थी आप डबल कर दें फी यूनिट, लिहाजा इस पे भी वो गोरोहोश कर रहे हैं। तो इससे अल्टीमेटली जो है, मैं वैसे एक बात यकीन रखता हूँ एहसन कि आप हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनको इसके अंदर जो एक कंसिस्टेंट अप्रोच की जरूरत है। ये 3 से 4 दफा तो अपने जितने भी वजीर खजाना थे इन्होंने अपॉइंट किए थे,
वो 3 से 4 दफा तो ये बदल चुके हैं, इनकी कोई कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है। और एट द सेम टाइम मैं ये जरूर बात करना चाहूंगा कि जो हमारे कॉमन जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, जो उसके मसाइल हैं, ही हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिसी ऑफ IMF, ही हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड बैंक। उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है, जब तक आप उसका हल नहीं ढूंढते, आप ये बोलें कि हमारे मौशी इशारे बेहतरी की तरफ है, हमारी GDP जो है वो 4 पॉइंट समथिंग है और हम इसे 6 पे लेके जाएंगे। जो कॉमन सिटीजन है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, जो लेमैन है, जब तक ये सारी चीजें, ये तमाम फ्रूट्स और महंगाई का जो जिन बोतल से बाहर आया इसको कैद नहीं करते और ये तमाम चीजों के फ्रूट्स हैं, समर हैं, वो अवाम तक नहीं पहुंचते, अवाम को ना IMF की पॉलिसी से कुछ लेना देना है, अवाम को ना वर्ल्ड बैंक की आपकी स्टिपुलेशन के साथ कोई गर्ज है। लिहाजा आप अपनी सेटलमेंट जरूर करें, अपनी पॉलिसीज, अपनी शराइत को जरूर देखें, लेकिन एट द सेम टाइम खान साहब अगर ये चाहते हैं कि 2023 के या 22 के लास्ट में जो इंतखाबात डिक्लेयर किए जाएंगे उसमें वो अपोजिशन को टफ टाइम देना चाहते हैं या मुकाबला करना चाहते हैं, तो ये जितनी भी पॉलिसीज हैं इसका समर या इसका फ्रूट जो है वो अवाम तक पहुंचना जरूरी है। अवाम तक नहीं पहुंचेगा तो इन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन बैरिस्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी जब बजट पेश किया जाना था तो ये बार बार क्यों तासुर दिया गया कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं बड़े कामयाब चल रहे हैं और IMF जो है हमारे जो हमने उनसे गुजारिशात की हैं वो भी मानने को तैयार है और IMF कहता है कि हम आपको फिस्कल डेफिसिट के लिए मौका फराहम करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब जब अभी बजट जो है वो मंजूर होना भी है, लेकिन IMF जो है वो अपनी बात पर बरकरार है और शौकत तरीन साहब बारहा कह चुके हैं कि अगर वो अपनी बातों पे बरकरार रहे तो हमें ये कड़वी गोली खाना पड़ेगी, हमें महंगाई करना पड़ेगी। देखिए ऐसा, इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट के पास। आप सिर्फ एक बात सोचें कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स का घर चलाता है, वहां पे उसको कर्ज देता है, वहां पे उसके आमदन के जराए पैदा करता है, उसकी माली मावनत करता है, तो क्या उसकी मर्जी नहीं मानेगा? अगर वो उसकी मर्जी, उसकी कंसेंट, उसकी विल या उसकी स्टिपुलेशन या कंडीशंस पे अमल दरामद नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वो उसका घर भी ले जाएंगे, अल्टीमेटली जो चीजें प्लेज की हैं वो भी सारी की सारी फोरफीचर होंगी और जितने भी कर्जे हैं, उनकी जितनी भी ट्रेंचेस पेंडिंग है वो भी इशू नहीं की जाएंगी। तो इससे अल्टीमेटली जो नुकसान है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है, जो कड़वी गोली की आपने बात की, ये कड़वी गोली जो है उनको निगलनी पड़ेगी, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि यही वो खान साहब थे जो जब अपोजिशन में थे और उस वक्त जबकि चूंकि इतना हुकूमत का तजर्बा नहीं था तो उस वक्त कहते थे कि मैं कर्जे IMF के मुंह पे मारूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं कशकोल तोड़ दूंगा। और आज पूरी कौम देख रही है कि IMF के साथ ये फंसे हैं मुज़ाकरात के अंदर, नेगोशिएशन के अंदर, कंसिलिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर, और ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो है वो तो इस पूरे अमल में शौकत तरीन साहब यही कहते नजर आए कि हफीज शेख साहब की जो पॉलिसीज थी वो बड़ी ही नाकिस किस्म की थी और उन्होंने जो मामलात IMF के साथ किए वो बहुत ही खतरनाक किस्म के थे और उनकी तमाम शराइत जो है पाकिस्तान मान के आ गया। देखिए ये हमारा एक कौमी वतीरा बन चुका, स्पेशली हमारे सियासतदानों का, कि जब तक कोई मिनिस्टर सर्व करता है या आगे अपने ओहदे का चार्ज लेता है तो उसकी शान में कसीदे पढ़े जाते हैं, उसकी तारीफों के अंबार लगा दिए जाते हैं, और जो ही वो रिजाइन करता है या से रिजाइन लिया जाता है और नया बंदा जो है वो ओहदे का चार्ज संभालता है तो जो पिछला बंदा जाता है तमाम का तमाम मलबा उसके कांधे पर डाल दिया जाता है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। गवर्नमेंट आपकी है, पॉलिसीज आपकी हैं, पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी रखें, अपने जितने भी टैक्स और रेवेन्यू के मैटर्स हैं उनको बेहतर करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी से लोग ऐसे हैं, चूंकि हमारा जो इनकम टैक्स का लॉ का जो स्लैब है वो यूनिफॉर्म नहीं है, 5% से लेकर 35% तक एक टैक्स पेयर को टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो कोशिश करता है कि मैं अपनी इतनी इनकम शो करूं जिसमें मैं 5% टैक्स पे करूं या 10% टैक्स पे करूं, इसलिए वो अपनी तमाम की तमाम जितनी भी ग्रास इनकम है उस पर टैक्स ही पे नहीं करता। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जहां पे हमारे टैक्स के हवाले से लॉज को
बेहतर करने की जरूरत थी। इन्होंने इतने ज्यादा रिस्ट कर दिए कि बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से रिएक्शन आ गया। लॉज की एफिकेसी को चेक करने का एक क्राइटेरिया या पैरामीटर ये है कि ना वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो कि मोम की नाक जिस तरफ मर्जी मोड़ लें, ना इतने ज्यादा रिस्ड हो पत्थर पे लकीर को वो बदला ही ना जा सके। लिहाजा इसके अंदर कंफर्ट जोन बिजनेस कम्युनिटी को दें। और ये जो स्लैब सिस्टम है कि अगर 10 लाख इनकम है तो 5% और अगर 50 लाख एक शख्स कमाता है तो 35%, इस स्लैब सिस्टम को खत्म करें और एक शख्स 5 करोड़ कमाता है उस पर भी 10% दें या 5% दे, और एक बंदा 10 लाख कमाता है और उसका भी रेट ऑफ टैक्स इक्वल होना चाहिए। जब आप ये करेंगे तो हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी से लोग हैं वो कोशिश करेंगे को ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करें और अपनी जो उनकी रकम है उसको वाइड करें। इसी वजह से हमारे जितने भी केसेस हैं नैब के अंदर पेंडिंग है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है हमारे सियासतदान हो, उनकी फैमिलीज हो, हमारी बिजनेस कम्युनिटी हो, वो अपनी जितनी इनकम है वो हाइड करते हैं, वो कंसील करते हैं कि अगर हम 1 करोड़ पे शो करेंगे तो 35% टैक्स देंगे तो 35 लाख तो हम गवर्नमेंट को अदा कर देंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि हम अपने इनकम टैक्स के वकील हायर करें, उनकी सर्विसेज लें और किसी तरीके से अपनी इनकम 50 लाख से नीचे शो करें या 30 लाख से नीचे शो करें और बाकी अखराजात में डालें और कम टैक्स दें। लिहाजा इमरान खान साहब की जो फर्स्ट प्रायोरिटी और प्रेफरेंस होनी चाहिए और हमारे वजीर खजाना की वो ये कि हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड लॉज हैं उनको बेहतर किया जाए, ऑथेंटिकेट किया जाए, उनकी वैलिडिटी को चेक किया जाए ताकि हम अपने अंदरूनी मामलात को पाकिस्तान के अंदर देखें। ऐसे बहुत बड़ी हमारी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी से ऐसे हमारे टाइकून्स हैं जो कि पाकिस्तान की मशीयों को बेहतर करने के लिए सर्व करना चाहते हैं, वो पैसे लगाना चाहते हैं। और एक इतला के मुताबिक या एक सर्वे के मुताबिक 400 समथिंग लोग इस तरह के हैं जो कि अरबों खरबों में जा चुके हैं। जो इमरान खान साहब को चाहिए कि इन लोगों के साथ विदाउट हैविंग एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुलाकातें करें और पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेट पब्लिक पार्टीशन के साथ बहुत सारे मंसूबे किए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं। वो तो मौजूदा बजट में ये कहा गया है कि 2000 अरब रुपए जो हैं वो हमने इसके लिए रखे हैं। बिल्कुल रखे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एज मच एज पॉसिबल एंड द एंड ऑफ द प्राइवेट कम्युनिटी जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है। मैं आपको यहाँ पे सियालकोट की जरूर एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट का इंतजार नहीं किया बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी मदद आपके तहत बनाया। यहाँ के लोगों ने एयरलाइन अपनी मदद आपके तहत बनाई। यहाँ के लोगों ने सिटी पैकेज चैम्बर का एक मंसूबा था उसके तहत अपने रोड्स बनाए। इसी तरह फैसलाबाद के अंदर, कराची के अंदर, दीगर शहरों के अंदर बहुत पोटेंशियल है। बहुत सारे जो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं वो पाकिस्तान की हिदमत करना चाहते हैं, वो सर्व करना चाहते हैं। उनके साथ उनके लिए एक टेबल टॉक का इंतजाम किया जाए और उनकी प्रायोरिटीज देखी जाए। सही, टेबल टॉक के साथ कानून साजी की भी बात की जाए ताकि जो टैक्सेस के कवानीन हैं उनके ऊपर भी नजरसानी की जरूरत है। लेकिन बैरिस्टर साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने भी कहा कि कड़वी गोली तो निगलना पड़ेगी और जैसा कि डेडलॉक का भी शिकार हैं मुज़ाकरात, लेकिन जो हमारा इदारा शुमारियात है उसकी रिपोर्ट्स भी बार बार जारी हो रही हैं और पहली रिपोर्ट आई तो 21 अशिया ज़रूरिया 7 दिन के अंदर महंगी हुई, कल की रिपोर्ट आई तो 1200 अरब रुपए की जो हमने चीज़ें मंगवाई हुई थी खाने पीने की बाहर ममालिक से, यानी कि हम नेट इंपोर्टर हैं, वो साबित हो रहा है। और अभी जो एक और रिपोर्ट है तो उसमें यह है कि गरीब के लिए जो 2 वक्त की रोटी है वो खाना, अमीर तो किसी ना किसी तरीके से खा लेगा और उसके लिए कोई इतने मसाइल भी नहीं है, लेकिन गरीब के लिए जो रोटी है वो भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। आटा जो है वो 27 रुपए जो है महंगा हो चुका है, एक थैला जो है 20 किलो का थैला। जरूर कहना चाहूंगा कि एक टुकड़ा दाल, एक चम्मच दाल का, एक टुकड़ा नान का इम्तिहान रोज लेता है मेरे ईमान का। ये ऐसा ना, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि गरीब आदमी जो है उसके रोजी रोटी के मसाइल ही हल नहीं हो रहे। और दूसरी चीज ये है कि जो आपने बुनियादी तौर पे बात की कि इब्तदाई तौर पे इन्होंने कुछ चीजों की कीमतें जो है वो बढ़ा दी हैं, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि सब चीजों के अंदर जो है वो महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगी। चूंकि जो मार्च के अंदर पाकिस्तान का IMF के साथ जो मुआदा था इन ल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक एग्रीमेंट, जिसमें उन्होंने फर्स्ट ट्रेंच ऑफ लोन जो है वो इशू कर दी थी, 2 ट्रेंचेस जो है लोन की दे आर स्टिल पेंडिंग और वो तब तक मेरे ख्याल में इशू नहीं की जाएंगी जब तक आप उनकी शराइत, उनकी कंडीशंस को नहीं मानते। तो और अगर वो 2 जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो ट्रेंचेस ऑफ लोन है वो पाकिस्तान तक नहीं पहुंचे तो अल्टीमेटली हमारी जो मोशी पॉलिसी है वो कभी भी जो है उसके हाथ को शर्मिंदा तभी नहीं किया जाएगा।
तो अल्टीमेटली मैं ये समझता हूं, जो मेरी फहमो फरासत है इस हवाले से, कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को जो है वो IMF की शराइत के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। सही है, IMF की शराइत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अवाम पर भी इसके असरात मुरतब हों, लेकिन वो मस्बत असरात हों। अवाम 2 वक्त ये एटलीस्ट रोटी तो खा सके। गरीब आदमी का काम ही रोटी खाना होता है, और तो उसने कुछ करना नहीं होता, वो रोटी उसे नसीब हो जाए। थोड़ी सी बात करेंगे बैरिस्टर साहब वफाक और सिंध के हवाले से, क्योंकि वफाक और सिंध में बड़ी ठनी रहती है, जहाँ वजीरे इतलात जो हैं कहकर आए हैं कि वजीर आला सिंध मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो वहाँ ये भी उन्होंने कहा कि वफाक जो है सिंध में मॉनिटरिंग का ख्वाहिशमंद है। तो क्या मॉनिटरिंग कर सकता है वफाक सिंध में? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। देखिए, आइन के अंदर 3 तरह की लिस्टें दी गई हैं। एक जो है फेडरल लिस्ट है, एक प्रोविंशियल लिस्ट है, और एक को करंट लिस्ट है, जिसके अंदर दोनों प्रोविंशियल असेंबली को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कानून साजी का इख्तियार है। लेकिन किसी भी सूरत में जब 2010 के अंदर 18वीं तरमीम पास की गई है, जिसके अंदर गालिबन 101 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया, अल्टर किया गया, उसके बाद जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी उसकी इंश्योरेंस के लिए आईने पाकिस्तान के अंदर प्रोविजन डाल दी गई है। लिहाजा वफाक जो है वो अखलाकी तौर पे, एथिकली और मॉरली तो सुपरवाइज कर सकता है उनके मामलात को, लेकिन अगर आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे देखा जाए तो हमारी सूबाई असम्बलियां दे आर इंटायरली इंडिपेंडेंट, वो खुद मोहतार हैं और वो अपने सूबे की हद तक अपनी कानून साजी, अपना इंतजामी मामलात और जितना भी सिस्टम है खुद इसको मॉनिटर कर सकती हैं, सुपरवाइज कर सकती हैं। और मुझे सिर्फ एक चीज आप ये बताएं, क्या ये वफाकी हुकूमत के पंजाब के अंदर या KPK के अंदर मसले खत्म हो चुके हैं? क्या बलोचिस्तान के लोगों के मसाइल हल हो चुके हैं? आप अपना घर या अपना जहां पे आपको मैंडेट दिया गया है, जब मामला सुधारने के लिए आपको एक वाइड एम्बिट दिया गया है, आप खुदारा वहां पे तो काम करें। नहीं, इसके हवाले से तो सिंध हुकूमत की जानिब से भी तनकीद सामने आई। उन्होंने कहा कि विफाक को चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तरफ देखें, और वजीर आला को वो बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो वजीर आला सिंध तो इंसान दोस्त हैं और वो बार बार सिंध के हवाले से विफाक को खतूत लिख चुके हैं, लेकिन वफाक की जानिब से कोई मौसर जवाब नहीं आया इस पे। तो आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें। देखिए, आई पार्शली एग्री विद दिस स्टेटमेंट के उनको KPK और पंजाब गवर्नमेंट के हालात को देखना चाहिए, लोगों के मामलाती जिंदगी को देखना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए, महंगाई की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी इनकी बात है कि ये अवाम दोस्त हैं वज़ीर आला सिंध, मेरा इससे इख्तिलाफ है, क्योंकि थर के अंदर लोग वहां पे मर रहे हैं पानी की किल्लत की वजह से। वहां पे कुत्ता मार वैक्सीन इनके पास मौजूद नहीं है। वहां पे जो जितनी भी बुनियादी सहूलियात हैं वो अवाम के लिए एक सवारिया निशान बन चुकी हैं। लिहाजा अगर ये वफाक के कंधे पे मलबा डाल के खुद हीरो बनना चाहते हैं और अपने आप को अवाम दोस्त बताना चाहते हैं, मैं समझता हूँ दे आर लिविंग इन दी फूल पैराडाइज। क्योंकि मीडिया का दौर है और मीडिया रोज इनका कट्ठा चिट्ठा जो है वो अवाम को दिखाता है। मीडिया माशरे की आंख भी है, कान भी, और आप डेली बेसिस पे देखते हैं कि कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड के, डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, कूड़ा करकट के ढेर हैं, जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जो थर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और जो वैक्सीनेशन की बात की जाए तो कुत्ते के काटने पे, तो लिहाजा ये सारी वो चीजें हैं, वो बेसिक बुनियादी फंडामेंटल नेसेसिटीज हैं जिन पे सिंध गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। और आप ये बोले कि आप वहां पे जाके काम करें, हम बड़े अच्छे हैं, तो मैं ही समझता हूं कि ये अब अवाम को मजीद काट का उल्लू नहीं बना सकते, सब्ज बाग नहीं दिखा सकते, लेकिन विफाक भी बार बार ये जरूर कहता है कि हम जो हैं वो सिंध के अंदर बहुत सारी तरमीम करना चाहते हैं, सिंध के हालात बदलना चाहते हैं, वाकयात बदलना चाहते हैं, कराची की हालत इज़ार को तब्दील करना चाहते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि सिंध हुकूमत तो कुछ नहीं करती, हम खुद करेंगे। और अभी बजट में भी उन्होंने कहा कि हम खुद पैसे जो है डायरेक्टली लगाना चाहते हैं। देखिए, ये कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 18वीं तरमीम के बाद जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, उसके बाद एट द सेम टाइम NFC जो अवार्ड जारी किया जाता है जिसमें सूबों को उनका हिस्सा दे दिया जाता है। मैक्सिमम ये करेंगे कि उन जो कि अभी इस बजट में नहीं दिया गया, बिल्कुल, ये मैक्सिमम ये करेंगे कि उन हलकों के अंदर जहां पे इनके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हैं वहां पे ये अपने पैसे लगाएंगे, क्योंकि वहां से इन्होंने फिर से वोट्स लेने हैं। उन हलकों के अंदर जहां पे ये चंद वोटों से हारे हैं वहां पे भी तरक्याती काम करवाएंगे और ये शो करेंगे कि हम अपना जो अखलाकी और कॉन्स्टिट्यूशनल फरीजा पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके पसे पर्दा हकाइक देखें तो इनका मकसद पॉलिटिकल स्कोरिंग होगा और इनका मकसद यह है कि अपने कैंडिडेट्स को उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर स्ट्रेंथन किया जाए। इसका अल्टीमेट
सही वकास अब्रेज साहब, आपका तज्जिया भी मेरे पास आ चुका है और ज़रूरत इसी अमर की है कि विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं वो बेहतर से बेहतर हों और विफाक अपने दायरे कार में, सिंध की जो हुकूमत है वो अपने दायरे कार में रहकर जो है काम करे। लेकिन सबका मकसद एक ही होना चाहिए, अपनी ज़ात नहीं बल्कि पाकिस्तान की अवाम होनी चाहिए। पाकिस्तान की अवाम सबसे पहले होनी चाहिए और पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात का इजाला होना चाहिए, क्योंकि यही अवाम जो है आपको ऐवानों तक लेकर आते हैं और इन्हीं का ही ख्याल रखना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।